हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 5 दिसंबर। तो देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, जिनको बुक्स वगैरह मंगानी होगी ना, तो आप यहाँ से डायरेक्टली दोस्तों बुक्स वगैरह मंगा सकते हैं। ठीक है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें बुक्स चाहिए, तो आप बुक्स डायरेक्टली हमने लिंक दे रखा है, यहाँ से आप डायरेक्टली बुक्स को मंगा सकते हैं। ठीक? जिनको वीडियो पैक्स वगैरह लेना है, जिनको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद हमारे पैक्स लॉन्च होने वाले हैं। उसकी डिटेल्स आपको 1-2 दिन में सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है? तो पेमेंट मेथड वगैरह मैंने बता रखा है। अगर बुक्स भी ऑर्डर करना, तो आप इसी नंबर से डायरेक्टली बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। चलिए करंट अफेयर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे C-32 LS-2 टैंक बेसिकली है क्या। देखो, आपने कई बार सुना होगा कि हम क्या करते हैं, अपने जो भारी मिसाइल्स होते हैं उसको लॉन्च करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, फ्रांस के पास। फ्रेंच गुयाना एक प्लेस है फ्रांस का, जो आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। वहाँ से हम एरियन 5 से लॉन्च करते हैं बेसिकली। ठीक है? तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम कैसे क्या करते हैं। देखो, भारत के पास अपना खुद का मतलब इंजन्स हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को भेजते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एक इमेज दिखाता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। देखो, भारत का जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इंजन डेवलपमेंट का एक प्रोसेस रहा है, ऐसे रहा है। सबसे पहले हमने जो इंजन बनाया था, SLV-3 बनाया था, जिससे कि हम लॉन्च कर देते अपने सैटेलाइट्स को। फिर ASLV लॉन्च हुआ। ठीक है? अच्छा, इसमें थोड़ी डिफरेंस भी बता देता हूँ। पहले ये 40 किलो के पेलोड को ले जा सकता था। SLV-3 40 किलो के पेलोड को ले जा सकता था। ठीक है? SLV जो 3 है, ये 40 किलो के पेलोड को ले जा सकता था। लेकिन ASLV जब हमने नया संस्करण इसका बनाया, तो ये 150 किलो के भार वाले सैटेलाइट्स को ले जा सकता था। सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह को ले जा सकता था। फिर हमने डिजाइन किया PSLV। PSLV में कई वेरिएंट है, बट बेसिकली आपको एक बेस वेरिएंट जानने की जरूरत है। तो PSLV से हम कितना पेलोड ले जा सकते हैं, देखो 800 1860 ले जा सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर हमें इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जाना हो, मतलब बेसिकली क्या, 35,000 अंतरिक्ष की 35,600 के आसपास ले जाना हो अगर हमें ये, तो इसके लिए हमें इसका वजन 1300 किलोग्राम करना पड़ता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जाने के लिए। ठीक है? ये बेसिकली फीचर्स आप याद रखिएगा इसका। उसके अलावा हमने नया संस्करण बनाया GSLV Mark 2 एंड Mark 3। Mark 2 का जो पेलोड था दोस्तों, ये अगर इसको हम जियो सिंक्रोनस तक ले जाना है, तो इसको 2200 किलो तक ले जाते थे। और GSLV Mark 3, ठीक है, ये 4000 किलो तक ले जाता था। सपोज करो हमारी सैटेलाइट्स की जो वजन है वो 4000 से ऊपर होगी, मान लेते हैं 5000 किलोग्राम की हमारी सैटेलाइट्स होगी। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते थे, अब ये हम लेके जाते थे दोस्तों फ्रांस के पास। ठीक है? हम जाते थे फ्रांस के पास। फ्रांस का एक प्लेस है फ्रेंच गुयाना, जो दक्षिण अमेरिका में है, वहां से इसको लॉन्च करते थे। तो हम अपनी ये सैटेलाइट्स लेके वहां उनके पास जाते थे, भैया हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना वजन वाला, अगर इतनी हमारी वजन की सैटेलाइट्स होगी, तो इसको अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए हमारे पास इंजन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसमें स्टेजेस पूछते हैं। देखो, इसमें सॉलिड स्टेज मतलब जो ईंधन भरा जाता था, ठीक है, प्रोपल्शन जिसको बोलते हैं, इसमें ईंधन जो होता था पूरा सॉलिड होता था। इसमें भी ईंधन सॉलिड होता था। इसमें सॉलिड लिक्विड होने लगा PSLV में। 4 स्टेजेस की होगी। ठीक है? 4 स्टेज होता था, तो इसमें सॉलिड लिक्विड। लेकिन जब हम GSLV में संस्करण में आते हैं, तो सॉलिड भी होता था, लिक्विड होता था, क्रायोजेनिक। तो एक हमने नया टेक्निक बनाया था, क्रायोजेनिक। हमने रसिया के पास था पहले से, हमने रसिया से मांगा था, तो रसिया ने हमें दिया नहीं, तो हमने खुद का एक क्रायोजेनिक सिस्टम बनाया था। तो बेसिकली क्या है, ये जो अभी इन्होंने बेसिकली बनाया है दोस्तों, ठीक है, ये क्रायोजेनिक टैंक ही बनाया है, जो क्या करेगा, ये जहाँ 400 किलोग्राम, सॉरी 4000 किलोग्राम तक हम ले जाते थे, अभी क्या है कि दोस्तों हम अभी ले जा सकते हैं कितने, 6000 किलोग्राम। ठीक है? तो अभी हमने अपनी क्षमता कितनी बढ़ा ली, 4000 से बढ़ा के हमने कर ली है 6000 किलोग्राम। ठीक है? अब इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है, किसी भी देश की, बाकी देशों को भी सैटेलाइट अगर भेजना होगा, तो उनकी सैटेलाइट भेज के हम क्या करेंगे, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है? तो आपको पता है कि इसरो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देता है भारत को। कैसे कमा के देता है कि दूसरों देशों की सैटेलाइट्स को भेजता है अपने यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ से सैटेलाइट भेजना सस्ता पड़ता है। तो जहाँ आप 4000 किलोग्राम की सैटेलाइट भेजता था, अब कितनी भेज पाएगा, 6000। ठीक है? अब इस क्रायोजेनिक को डिजाइन किसने किया, डेवलप किसने किया, तो HAL की मदद से किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की मदद से हमने इसको डेवलप किया है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है? तो भारत इससे क्या उठा सकता है, तो भारत इससे जो है आर्थिक लाभ उठा सकता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट उठा सकता है, कि दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को भेज के उनसे ज्यादा पैसा कमा सकता है। जैसे पहले फ्रांस क्या करता था, फ्रांस मान लेते हैं आपसे कहता था कि जो मुझे एक सैटेलाइट, मतलब आपकी सैटेलाइट भेजने के लिए मुझे आपसे 50 लाख रुपए चाहिए। ठीक है? कहेगा कि हमें 50 लाख रुपए आपसे चाहिए थे। ठीक है? अब भारत कहेगा नहीं नहीं, हम आपको 20 लाख में ही आपकी सैटेलाइट भेज देंगे, तो लोग किसके पास जाएंगे, सैटेलाइट तो जहाँ पहुंचाना वही पहुंचाएगा ना। तो 50 लाख वाला छोड़ के किसके पास जाएंगे, इंडिया के पास, कि भैया हमारे जब 20 लाख में काम हो रहा था, हम 50 लाख क्यों दें। समझ रहे हो आप, बेसिकली ये। अब थोड़े क्रायोजेनिक सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्रायोजेनिक प्रणाली कैसे काम करती है, प्रोडक्ट जो इसके होता है कैसे काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि इसमें सेचुरेटेड बेसिकली आपका लिक्विड हाइड्रोजन होता है, और लिक्विड आपका ऑक्सीजन होता है, जो को जिसको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है बहुत ही
कम तापमान पे। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ये आपसे पूछा सकता है कि हाइड्रोजन को दोस्तों हम -253 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और ऑक्सीजन को हम लिखते हैं -423 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉरी, ये तो 253 को फ़ारेनहाइट में करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को जो हम रखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन रखते हैं 183 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ये टर्म्स आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बस बता दिए, यहाँ पे याद रखिएगा। तो लास्ट में हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, क्रायोजेनिक। देखो यहाँ पे क्रायोजेनिक है ना, तो हम जीएसएलवी में बस क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़ा कॉस्टली भी होता है। ठीक है, तो इस टेक्निक को यूज़ करना भी कॉस्टली होता है। ऐसा नहीं कि आप कह सकते हो कि सर पीएसएलवी में हम क्रायोजेनिक यूज़ क्यों नहीं करते। तो उसका रीजन होता है दोस्तों कि ये बहुत ही महंगी टेक्निक है। तो हम महंगी टेक्निक का कब यूज़ करते हैं, जब हमें लगेगा कि नहीं बाकी टेक्निक्स हमारे काम की नहीं है, हमें यही यूज़ करना पड़ा, तभी तो हम यूज़ करते हैं। राइट, सेम चीज़ वही है। अब बात करते हैं बुरेवी। चक्रवात बुरेवी क्या था, तो बेसिकली देखो ये आपका बंगाल की खाड़ी के आसपास से ही निकला और ये श्रीलंका होते हुए, ठीक है, तमिलनाडु और ये केरल होते हुए आगे निकल रहा है। ठीक है, तो नाम तो एक बार याद रखिए कहाँ से हुआ। ठीक है, तो ये हिंद महासागर आप नाम याद रख सकते हो या फिर बे ऑफ बंगाल कह सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में इसको नाम किसने दिया, आपसे ये पूछा सकता है। तो इसको नाम जो दिया है, ये दिया है मालदीव ने। ठीक है, अब आप सोचोगे मालदीव कैसे नाम दे देता है, कोई भी देश कैसे नाम दे देता है, वो थोड़ा सा जानने की जरूरत है। ठीक है, तो एक वर्ल्ड लेवल पे संस्था है जिसको हम दोस्तों बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, एक एक करके रीजन बांट, मान लेते हैं इतना बड़ा देश है कोई। ठीक है, पूरा इतनी मान लेते हैं पूरा वर्ल्ड है। इसने क्या क्या रीजन बांट रखा है, इस रीजन में ये लोग डिसाइड करेंगे, इस रीजन में ये लोग डिसाइड करेंगे, इस रीजन में ये लोग, इस रीजन में ये लोग। मान लेते हैं ये अपना हिंद महासागर है। ठीक है, आपका हिंद महासागर मान लेते हैं ये एरिया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 13 देशों को बोला है कि आप लोग मिलकर नाम डिसाइड करोगे। ठीक है, तो ये 13 देश मिलकर क्या करते हैं, अपना नाम सुझाते हैं। तो मान लेते हैं एक एक, सब मान ले भारत ने एक नाम दे दिया, बांग्लादेश ने एक नाम दे दिया, मालदीव ने एक नाम दे दिया, सबने 13 नाम दे दिए। अब से लिस्टेड हो जाती है कि पहले ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, ऐसे करके 13 नाम आ गए। तो मान लेते हैं एक चक्रवात आया, मान लेते हैं इसके पहले आया था निवार। तो निवार आया और चला गया। इसके बाद सेकंड लिस्ट पे कौन था, सेकंड लिस्ट पे था दोस्तों आपका बुरेवी। तो बुरेवी किसने नाम दिया था, बुरेवी दिया था बांग्लादेश, सॉरी मालदीव ने। तो बस यही नामकरण का तरीका होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूँ। 13 देशों को इसको हिंद महासागर के लिए नॉमिनेटेड किया गया, जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान। ठीक है, उसके बाद कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये इतने देश है जिसको हिंद महासागर में अगर तूफान आता है तो नामकरण करते हैं। नामकरण पहले ही हो जाता है, 1 साल पहले ही हो जाता है। सब अपना अपना नाम सुझा देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे तूफान आते जाते हैं, आप कहोगे सर 13, अगर 13 तूफान और आ गए तो उसके बाद क्या होगा, इसमें लिस्ट बहुत ज्यादा होती है। ये 13 जब खत्म हो जाएगी तो अगली लिस्ट चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीका होता है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसके द्वारा इन 13 सदस्यों को बेसिकली हिंद महासागर के लिए और या बंगाल अरब सागर के लिए नॉमिनेटेड किया गया है, जो इसके लिए कोई भी तूफान आता है तो नामकरण करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशन का मतलब टॉप 10 पुलिस स्टेशन में नाम दिया गया। आप देखो ये आपके एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या 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 किया है, क्यों किया है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है, किसी पुलिस स्टेशन की रैंकिंग करके हमें क्या मिलने वाला है। एक तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा पुलिस स्टेशन अच्छा है। ठीक है, तो टॉप पे कौन रहा है दोस्तों, मणिपुर का है थोबुल। ठीक है, तो याद रखिएगा नोंगपोक सेकमाई करके पुलिस स्टेशन है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट है इनका थौबुल में, थौबाल बोलते हैं बेसिकली, तो मणिपुर में। तो याद रखिएगा मणिपुर है। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो याद रखिए यूपी का जो मुरादाबाद है। ठीक है, इसमें कांत पुलिस स्टेशन है। ये टॉप 8 पे रहा। तो ये आप अगर पीसीएस का पेपर देने वाले, पीएससी का पेपर देने वाले हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट से यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब बेसिकली देखो ये क्यों किया जाता है, किसी पुलिस स्टेशन की रैंकिंग पहले तो नहीं होती थी, अभी करके में क्या फायदा हो रहा है। देखो फायदा करके दो चीजें हमें मिलने वाली यहाँ पे, बेसिकली 2-3 चीजें मिल रही है जो मेंस में आप लिख सकते हो। पहला ये मिलेगा हमें कि पुलिस वाले कड़ी मेहनत कहाँ पे कर रहे हैं, पुलिस वाले अच्छा काम कहाँ कर रहे हैं हमें ये पता चलेगा, कौन से स्टेट में ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ये भी पता चलेगा। प्लस बाकी स्टेशन को भी एक मौका मिलेगा कि अपने थाने को थोड़ा सुधारे, इस टॉप 10 की रैंकिंग में अपने आप को लाए। तो ये सारे इनको बेनिफिट्स आना चालू हो जाएंगे। और रैंकिंग से क्या होगा कि पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस सुधार, ठीक है, स्टेशनों की हालत सुधारी जाएगी, लोगों के केसेस दर्ज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे काम बेसिकली और तेजी से होंगे और अच्छे से होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्पज होता है किसी भी स्टेशन को रैंकिंग कर देना, या वर्ल्ड इंडिया के लेवल, नेशनल लेवल पर रैंकिंग से फायदा में होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आर्ट पार्क सेतु अब सेटअप इन बेंगलुरु। अब आर्ट पार्ट है क्या, आर्ट पार्क का मतलब लगता है जैसे कोई कला वाला पार्क है, लेकिन कला वाला पार्क है टेक्नोलॉजी की भाषा में कहें तो कला वाला ही पार्क है दोस्तों। ठीक है, तो आर्ट पार्ट का मतलब क्या है, देखो ए से है आपका एआई, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर से है आपका
रोबोटिक्स, टी से है टेक्नोलॉजी, पार्क से पार्क। तो इसको ART का फुल फॉर्म याद रखिएगा, AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजिकल पार्क। बेसिकली क्या है, इसको बेंगलुरु में स्टेब्लिश किया जा रहा है। इसका पर्पस क्या है दोस्तों, इस पे रिसर्च करेंगे हम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा उन्नत बनाया जा सकता है, इसके क्षेत्र में हम काम करेंगे। तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है, फंडिंग जो कर रहा है सर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके मिनिस्ट्री के बेसिकली इसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के अंतर्गत है, एक स्कीम चला रहे हैं बेसिकली, नेशनल नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जिसको हम NMICPS बोलते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, DST के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, ठीक है। इसके अंदर काम करता है बेसिकली 5 ईयर प्रोजेक्ट है, ठीक है। 5 ईयर का ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसके अंतर्गत हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात करते हैं। इसके साथ साथ इसके इसका साथ कौन दे रहा है, तो ISC बेंगलोर, ठीक है। ISC बेंगलोर जैसे IITs होती है ना, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है ISC बेंगलोर, ठीक है। इसको भी IIT बनाने की बात चली थी, लेकिन उन्होंने IIT बनने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC बेंगलोर के नाम से बेसिकली इसको हम जानते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, इंस्टीट्यूट जिसको एकेडमिया बोलते हैं, और इंडस्ट्री, ये तीनों मिलकर काम करेंगे। गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, एकेडमिक और प्राइवेट प्लेयर्स या इंडस्ट्री मिलकर, तीनों इसको मिलकर चलाएंगे, ठीक है। इसको उन्नत बनाने का बेसिकली प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें डाटा से लेके प्राइवेसी से लेके प्रिवेसी आपकी कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बूस्ट किया जाए, रोबोटिक्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर इसमें डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, 8 पार्ट पूछ के आपसे पूछ सकते हैं क्या है ये, तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। चलिए, SCO की ऑनलाइन एग्जीबिशन लॉन्च हुआ, ठीक है। तो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट इसको लॉन्च किया था, बेसिकली फर्स्ट ईवर ऑनलाइन एग्जीबिशन था ये। तो आपके देखो एग्जाम पढ़ने से क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बार तो मीटिंग कहाँ हुई, संघाई को 19th मीटिंग कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। तो इसलिए देखो, ये देखो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी देखो पिछले जितने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी तक यूपीएससी ने पूछा है, IAS एग्जाम में पूछा गया, कहीं ना कहीं वो इंडिया के अंदर हेल्ड हुआ था। आप पिछले 4 से 5 साल का पेपर उठा के देखिए, जितने करंट अफेयर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, कहीं ना कहीं वो इंडिया में हेल्ड हुआ था, ज्यादातर चर्चा में रहा था, ठीक है। तो इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर इसकी बात करें, SCO की बात करें, तो SCO देखो पहले संघाई 5 के नाम से होता था, 1996 अप्रैल अप्रैल 1996 में बना था। लेकिन 2001 15 जून 2001 में दोस्तों इसको जो नाम कर दिया गया, ठीक है, SCO कर दिया गया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग में है, ठीक है, चाइना में, याद रखिएगा। इसके मेंबर कंट्री कौन कौन से याद रखिएगा, जो स्टेब्लिशमेंट 1996 में हुआ था, उसमें दोस्तों जो कंट्री थी, उसमें आपके कजाकिस्तान था, चाइना था, किर्गिस्तान था, रसिया था और तजाकिस्तान था। बाद में ऐड हो गया उज्बेकिस्तान 2001 में, और 2007 के आसपास ऐड हो गया दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान। तो टोटल कितनी कंट्री है इसमें, 8 है। तो ये 8 के नाम याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। आप 2019 का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिएगा, आपका उसमें पूछ रखा है G20 के बारे में। G20 के देशों के नाम पूछ रखा है, तो G20 देशों के नाम 20 नाम अगर याद रहते हैं आपको, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन अगर याद रहते हैं आपको, तो आप आराम से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो ये 8 नाम तो आप एटलीस्ट याद ही रख सकते हो। और अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये 4 कंट्री हो गई। और जो आप सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रियों में से 4 कंट्री यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिए उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे आप याद रख सकते हो, तरीका देखो कोई भी आप इजाद कर सकते हो याद कर रखने का। तो जैसे बेसिकली मैंने आपको बता दिया। ऑब्जर्वर स्टेट्स का याद रखने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। डायलॉग पॉइंट्स भी याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। मैंने इसलिए ऐड कर दिया थोड़ा सा आपको पता रहे, ठीक। तो ये बेसिक चीजें जस्ट आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी बॉन्ड बेसिकली दोस्तों ये यूपीएससी 2016 में पूछ चुका है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये दोस्तों म्यूनसिपल बॉन्ड्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं बीएससी में रजिस्टर करके, ठीक है। बेसिकली कह सकते हो कि एक हम ऋण पत्र देते हैं लोगों को, जिसको खरीदना होता है, कंपनियों को देना होता है, लोगों को देते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आप बैंक में जाते हो तो क्या करते हो, RD खरीदते हो, FD खरीदते हो ना, सेम ऐसे ही होता है। जैसे ये एक लोग जो बॉन्ड जारी करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं आपको कहेंगे 1000 रुपये का बॉन्ड हम जारी कर रहे हैं, ठीक है। कहेंगे 3 साल हम अपने पास रखेंगे और आपको देंगे 1000 या 1200 रुपये मान लेते, कहेंगे देंगे, ठीक है। कहेंगे कि हमारे पास रखिए, हम 1200 रुपये आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1000 के बॉन्ड खरीद लोगे, 3 साल बाद आपको 1200 रुपये मिल जाएंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आपको इसमें पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन फिक्स टाइम के लिए। अब इससे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को क्या फायदा होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दोस्तों एक साथ एकाएक पैसा आ जाता है, जिससे कि क्या कर सकता है, अपने एरिया में वो डेवलपमेंट कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है, पाइपलाइन सुधार सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुधार के फिर उनसे जो पब्लिक है उनसे आप टैक्स के वगैरह के रूप में यूज़ कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, या फिर अपना जो भी बिजली का
बिजली सॉरी, जो पानी वगैरह और म्युनिसिपल का काम होता है, उससे आप पैसे इकट्ठा और कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। तो चर्चा में क्यों है, हाल ही में दोस्तों लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी में लिस्टेड किया है। तो लखनऊ नौवां शहर बना है बेसिकली। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, कानपुर आपका हो गया, आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज को भी इससे जोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो गाजियाबाद का है। तो बड़े बड़े शहरों को इसमें जोड़ा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा, म्यूनसिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए उसको मोनी बॉन्ड बोलते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है ये, कि इससे हम क्या कर सकें, आगे डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से कर सकें लोकल बॉडीज में। इतनी चीजें हैं इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।